नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के ओरका फाइटर जेट को लेकर। क्या भारतीय वायुसेना ओरका को अपने बेड़े में शामिल करेगी? क्योंकि दोस्तों जो ओरका फाइटर जेट होने वाला है ये राफेल से भी कहीं ज़्यादा एडवांस होगा और ये नेवल टेडबीएफ से लगभग 1.5 टन जो है कम वजन का होगा, यानी कि ये मीडियम वेट कैटेगरी का एयरक्राफ्ट होने वाला है। लेकिन क्यों इंडियन एयरफोर्स अभी के लिए इस एयरक्राफ्ट में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, जबकि ये काफ़ी ज़्यादा कैपेबल एयरक्राफ्ट होगा और साथ में ये भारतीय वायुसेना की जो फायर पावर है उसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है बढ़ा सकता है। लेकिन दोस्तों अभी इंडियन एयरफोर्स इसमें जो है इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन क्या आने वाले समय में जो इंडियन एयरफोर्स है वो इसको अपने बेड़े में शामिल कर सकती है, और क्या क्या चैलेंजेस इंडियन एयरफोर्स को यहाँ पर ओरका को अपने बेड़े में शामिल करने के समय फेस करने पड़ सकते हैं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में पूरी डिटेल से यहाँ पर बात करेंगे। और साथ में जो ओरका है उसका इंडियन एयरफोर्स के अंदर क्या फ्यूचर हो सकता है उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आ जाता है टेडबीएफ की टाइमलाइन को लेकर। तो देखिए दोस्तों जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट होने वाला है उसका जो पहला प्रोटोटाइप है वो 2025 में रोल आउट किया जाएगा, और उस पहले प्रोटोटाइप की जो फर्स्ट फ्लाइट है वो 2026 में कंडक्ट की जाएगी। तो ये जो फाइटर जेट है ये 2029 या 30 में मास प्रोडक्शन के लिए रेडी हो सकेगा, और शायद जो इंडियन नेवी है उनको ये जो है 2032 के बाद मिलना शुरू हो। तो दोस्तों अगर आज के समय में इंडियन एयरफोर्स इसके लिए तैयारी करती है तो ये उनको 2034 या 35 से पहले बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। जबकि दोस्तों उससे पहले जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है उनको 83 तेजस MK1A और 170 तेजस MK2 और इसी के साथ जो MK है उनको 120 से 150 की संख्या में जो है यहाँ पर लेना है। और दोस्तों हो भी सकता है कि जो तेजस MK2 का नंबर है वो यहाँ पर कम किया जाए, उसके बजाय जो MK है उनको यहाँ पर खरीदा जाए, इसीलिए मैंने 150 के आसपास MK को यहाँ पर रखा है। और इसी बीच अगर हम एक और एयरक्राफ्ट के लिए यहाँ पर तैयारी करते हैं तो हो सकता है कि ये हमारे जो बाकी के प्रोजेक्ट हैं उनके ऊपर भी असर डाले। और इसके बाद नेवल टेडबीएफ से एयरफोर्स के लिए जो वेरिएंट है उसको तैयार करने में भी यहाँ पर 1 से 2 साल का जो समय है वो लग सकता है, क्योंकि इसी बीच उसको डेवलप भी करना है और साथ में उसकी जो टेस्टिंग वगैरह है उसको भी कंप्लीट करना है। तो इसमें भी थोड़ा बहुत समय जो है यहाँ पर लग सकता है। तो दोस्तों अगर आप इस टाइमलाइन को देखते हैं तो ये एक बड़ा कारण है कि इस वजह से जो इंडियन एयरफोर्स है वो अभी के लिए इसमें इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। और साथ में ये हो सकता है कि 2025 से इसको शामिल करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू यहाँ पर करती जाए, उसके बाद ही इंडियन एयरफोर्स इसमें जो है अपना इंटरेस्ट शो कर सकती है। लेकिन उससे पहले इसके ऊपर जो प्लान है वो बनाना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मुश्किल है। तो दोस्तों इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं दूसरे बड़े चैलेंज की। तो देखिए दोस्तों वो है यहाँ पर बजट। तो देखिए दोस्तों अगर आज के समय में इंडियन एयरफोर्स इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करती है तो उनको इस प्रोजेक्ट में जो फंडिंग है वो भी करनी पड़ेगी, जबकि हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है उनके पास लिमिटेड बजट है, और इसी बजट में उनको 2030 तक 200 से 250 एयरक्राफ्ट को जो है यहाँ पर शामिल भी करना है। सुपर सुखोई जो अपग्रेड्स है उनको भी करना है, जो MiG-29 है, माफ कीजिएगा MiG-21 है, उनको भी यहाँ पर जो है रिटायर करना है। और यही नहीं, इंडियन एयरफोर्स के बाकी भी यहाँ पर काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट है वो चल रहे हैं। तो दोस्तों जो एयरक्राफ्ट हमें 2032 के बाद ही मिलना पॉसिबल है तो उसके लिए आज से ही एक स्पेसिफिक बजट रखना और साथ में उसको फंड करना। तो हो सकता है कि ये जो हमारे इंडियन एयरफोर्स के दूसरे प्रोजेक्ट है जिसमें जो तेजस MK2 MK शामिल है और ओरा भी शामिल है, तो उन प्रोजेक्ट की जो प्रोग्रेस है और साथ में आने वाले समय में उनकी जो डील होने वाली है तो उनके ऊपर भी एक बैड इफेक्ट जो है वो डाल सकता है। तो देखिए दोस्तों जो भारत का मिलिट्री सुपर पावर बनने में सबसे बड़ा अडंगा है वो केवल यहाँ पर बजट है। तो दोस्तों जब तक हमारी जो मौजूदा रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होगी तो कैसे हमारी तीनों सेनाएं अपनी रिक्वायरमेंट को यहाँ पर एक्सटेंड करके सरकार के सामने रखेगी। जब तक इंडियन एयरफोर्स की 42 स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ यहाँ पर कंप्लीट नहीं होगी तो वे कैसे यहाँ पर जो है आगे के लिए सोचेंगे। और इसी तरह हमारी नेवी की जब तक सबमरीन फ्लीट और कैरियर फ्लीट को यहाँ पर जो है उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से नहीं प्रोवाइड कराया जाएगा तो कैसे हमारी जो नेवी है वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को यहाँ पर एक्सटेंड करने का सोचेगी। तो देखिए दोस्तों ऐसा नहीं है कि भारत इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो है बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। फ्यूचर में इसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे चांसेस जो हैं वो यहाँ पर बन सकते हैं, क्योंकि उसके कुछ कारण भी
भारत के पास मौजूद हैं। तो देखिए दोस्तों, आप सबको पता है कि इंडियन एयरफोर्स 170 तेजस MK2 की जगह यहाँ पर ओरका से उस जगह को फिल करते हैं, तो ये हो सकता है कि एमका से भी ज़्यादा बेटर ऑप्शन बनकर सामने आए, क्योंकि दोस्तों जो ओरका है उसकी मेंटेनेंस भी यहाँ पर एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट यानी कि एमका से कम होगी। साथ में जो एमका है वो स्टेल्थ को यहाँ पर जो है स्टेल्थ प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया जा रहा है, तो जो टेडी BF है उसके ऊपर यहाँ पर बार बार स्टेल्थ कोटिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। तो दोस्तों हो सकता है कि यहाँ पर ओरका की जो यूनिट कॉस्ट है वो भी एमका से काफ़ी ज़्यादा इंडियन एयरफोर्स को कम पड़े, और ये एमका की तरह ज़्यादा से ज़्यादा जो वेपन पेलोड है और पावरफुल रडार और एवियोनिक्स है उनके साथ आएगा, और ये राफेल से भी कहीं ज़्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट होगा। तो दोस्तों 2030 तक भारत फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मजबूत हो चुका होगा। जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो 2028 तक यहाँ पर जर्मनी को बीट कर देगी और 2030 में जापान को भी बीट कर देगी। और इसी के साथ हमारी जो इकोनॉमी है वो 7 से 8 ट्रिलियन US$ की यहाँ पर बन जाएगी, और उस समय तक अगर हम अपनी GDP का जो आज के समय में हम देते हैं 2 से 2.5%, अगर उस समय भी हम ये देते हैं तो हमारा जो डिफेंस बजट है वो 150 से 200 बिलियन US$ तक होगा। और इसका अगर हम आज के तारीख में अगर आप देखते हैं तो हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है उनको 22% यहाँ पर जाता है, और अगर उस समय भी हमारे डिफेंस बजट का इतना हिस्सा हमारी भारतीय वायुसेना को मिलता है तो उनका जो बजट है वो लगभग 33 से 44 बिलियन US$ तक यहाँ पर आ जाएगा। तो इससे जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है वो इस तरह के एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने में जो फाइनेंशियली है वो यहाँ पर जो है कैपेबल होगी। और इसी के साथ ये एयरक्राफ्ट में जो इंजन है वे भारत के खुद के लगेंगे, जिन्हें भारत जो UK के साथ मिलकर के बनाएगा। तो इससे उन इंजन्स की जो कॉस्ट है वो भी यहाँ पर निकलेगी, और उस इंजन के ऊपर भारत के 5 बिलियन US$ खर्च होने वाले हैं। तो इससे जो भारत के उस इंजन की प्रोग्राम कॉस्ट है वो भी किसी हद तक निकलेगी, और साथ में जो इंडियन नेवी है उनको भी यहाँ पर एक अच्छा फायदा ये होगा कि उनको यहाँ पर कम बजट एलोकेट करना पड़ेगा इस प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पर जो इंडियन नेवी है उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी डील हो सकती है। तो दोस्तों इसके बाद ये जो एयरक्राफ्ट है ये भी हम सबको मिल पाएंगे, और भविष्य में जो भारतीय वायुसेना है आप सबको ये एयरक्राफ्ट उनके बेड़े में देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो उनकी हैवीवेट एयरक्राफ्ट की फ्लीट है जिसमें सुखोई 30 MKI शामिल है तो वो तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मजबूत है। लेकिन मीडियम वेट कैटेगरी में यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के पास मिराज 2000 और साथ में MiG-29 मौजूद है, जो कि 2030 तक यहाँ पर जो है रिटायर होना शुरू हो जाएंगे, और उनकी जगह ये काफ़ी ज़्यादा बेटर ऑप्शन बन करके सामने आएगा। तो दोस्तों इस सब के बाद आपका क्या सोचना है कि इंडियन एयरफोर्स को ओरका को अपने बेड़े में शामिल करना चाहिए, या फिर फाइनेंशियली और इसकी टाइमलाइन को देखते हुए अभी जो भारत का एमका है और साथ में तेजस MK2 है उसी के ऊपर यहाँ पर ध्यान देना चाहिए? तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।